अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमारे पास प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत ही अच्छी खबर है और ये खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पुलिस ऑफिसर ने न्यूयॉर्क पुलिस की तारीख में पहली बार ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी जो है उससे तरक्की हासिल की है और डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुँच गया है। न्यूयॉर्क पुलिस ने उनकी आला कारकर्दगी देखते हुए कैप्टन के ओहदे से तरक्की देकर उनको डिप्टी इंस्पेक्टर तैनात कर दिया है। तस्वीर हम आपको इनके दिखा रहे हैं। नाम इनका अदील राना है। ताल्लुक इनका मेरे शहर से है। जी हाँ, ताल्लुक इनका फैसलाबाद से है। इन्होंने 1995 में न्यूयॉर्क पुलिस को ज्वाइन किया था और वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में कमांडिंग ऑफिसर तैनात हुए थे और उन्होंने अपनी कारकर्दगी को इतना ज़्यादा बेहतर किया कि कैप्टन के ओहदे पर उन्होंने तरक्की पाई और अब कैप्टन से डिप्टी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी सिफारतखाने ने डिप्टी इंस्पेक्टर अदील राना को मुबारकबाद पेश की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नाज़रीन, अदील राना पहले पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी हैं जो न्यूयॉर्क पुलिस में इस ओहदे तक पहुँचे हैं, जिस पर मुस्लिम बरादरी ने फ़ख्र का इजहार किया है और पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं। उनकी सलाहियतों और कारनामों पर पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ख्र है और इस वक्त जिनकी हम बात कर रहे हैं अदील राना साहब, वो वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, न्यूयॉर्क से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील राना साहब। अदील साहब तक आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। अदील साहब, सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारकबाद। फिर ये कहना आपसे चाहूँगी कि आप जैसे लोग जब इस तरह के कारनामे सर अंजाम देते हैं, इस तरह से बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचते हैं, अमेरिका जैसे ममालिक के अंदर पहुँचते हैं, तो यकीन करें कि यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे सर जो हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा हम एक्साइटमेंट थी, इतनी ज़्यादा खुशी थी जब हम तक ये खबर पहुँची, लेकिन ज़ाहिर है आपको भी एक दो डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी थी, फिर उसके बाद आप हमारे साथ शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि हमारी फीलिंग्स क्या है। ये तो हमने आपको बता दिया, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपकी फीलिंग्स क्या है अदील? जी, सबसे पहले तो मैं यही शुक्रिया अदा करूँगा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की रहमत है, माँ की दुआएँ हैं और फैमिली और कम्युनिटी की जो सपोर्ट है उसकी वजह से आज ये दिन मैं देख रहा हूँ और एज़ अ सरप्राइज़ कि अभी तक मुझे किकिंग नहीं हो रहा कि भई वाक़ई ये प्रमोशन हुई है या इस ओहदे पे मैं पहुँचा हूँ। तो इट इज़ अ रियली अ बिग सरप्राइज़, बट आई थिंक इट्स अ प्राउड मोमेंट, सिर्फ ना मेरे लिए बल्कि मेरी फैमिली के, बल्कि कम्युनिटी और पाकिस्तान के लिए। जैसे भी आपने बोला है पहले कि बेशक हम यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन रूट्स हमारी पाकिस्तान से हैं और जो भी जैसे मैं लोगों को ये कहता हूँ कि हम एम्बेसडर हैं, इसलिए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं कि जिस जैसे हम काम करेंगे उसी तरह लोग हमें पाकिस्तानियों को व्यू करेंगे, उनको उसी तरह उनकी जो ओपिनियन बनेगी उस तरह बनेगी। तो जितना आप ज़्यादा पॉजिटिव काम करो उतना ही अच्छा है, उतनी ही इमेज के लिए अच्छा है। एक तो पाकिस्तान के लिए और दूसरे मुसलमान के लिए। तो आई एम वेरी प्राउड एंड आई थिंक आई कैन इवन एक्सप्लेन हाउ एक्साइटेड आई एम। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा है, मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, हर बुरी चीज़ जो है, हर दहशतगर्दी से मुतालिक चीज़ जो है और उसको रिलेट कर दिया जाता है मुसलमानों से, उसमें आपका इस तरह से तरक्की पाना, यहाँ तक पहुँचना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन ये बता दीजिएगा, 1995 में आपने ज्वाइन किया पुलिस डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद आपको कैप्टन से इस ओहदे पर तरक्की मिली। क्या कुछ करना पड़ा इसके लिए? कितनी एफ़र्ट करना पड़ी? क्यों पुलिस के महकमे में आने का सोचा? किसी ने घर से कहा था या आपको खुद बचपन से, जैसे बहुत सारे पुलिस बच्चों को शौक होता है कि जी मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगा, कुछ ऐसा था आपके साथ अदील? जी, मैं यही कहूँगा कि बचपन से ही शौक था। दूसरा आपने जैसे कहा 1995 उस वक़्त मैंने शुरू किया था एज़ अ ऑक्सिलरी पुलिस यहाँ पे है, जो वॉलंटियर पुलिस है। तो उससे शुरू किया था एंड देन ऑब्वियसली एज़ टाइम गोज़ ऑन वहाँ पे भी मैंने अपना एज़ अप टू लिeutenant तक रैंक में मैंने अपना किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे रेगुलर पुलिस एनवाईपीडी के जॉइन किए 2004। वहाँ पे उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तान की तरह स्ट्रक्चर नहीं है, एवरीवन हैज़ टू गो फ्रॉम द बॉटम अप। तो एज अ पुलिस ऑफिसर फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद सार्जेंट का एग्ज़ाम है, फिर लिeutenant का एग्ज़ाम है, कैप्टन का एग्ज़ाम है। उसके बाद फिर आप पे कैप्टन के बाद सारा आपके देखते हैं कि
ایک تو جیسے وہ کہتے ہیں نا اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے, تو آپ کے کام دیکھنا ہے, آپ کے جو بھی آپ کی ان پٹس ہیں یا آپ کے جو کام کیا آپ نے, اس کو دیکھ کے پھر وہ آگے ٹھیک آپ ہے, کو ترقی دیتے ہیں. کارکردگی دیکھی جاتی ہے. اچھا کہیں نہ بالکل. کہیں کیا امریکہ کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ جیسے بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسلمانوں سے اب بہت, جیسے اسلاموفوبیا کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی, بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. بہت سارے جو ایسے لوگ رہتے ہیں امریکہ کے اندر جن سے اکثر رابطہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے سیاہ فام سے الگ رہنا ہے, اسلاموفوبیا کو لے کر مسلمانوں سے آپ نے دور رہنا ہے جی, الگ رہنا ہے. تو کیا مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے, پاکستانی ہونے کی وجہ سے کبھی کچھ ایشوز کا سامنا کرنا پڑا, کچھ پرابلمز آئے راستے میں؟ جی میں بس یہ کہوں گا کہ obviously ایز اے ہیومن نیچر آپ دیکھیں نا, ڈپارٹمنٹ اور ہیومن ٹو ڈفرینٹ تھنگز ہے. ہیومن میں اگر آپ کیا ہونا بائسز بے شک ہمارے اپنے لوگوں میں ہے, ہر ایک میں ہے, اگر آپ کہہ نہیں سکتے کہ بائسز کسی میں نہیں ہے, لیکن ایز اے اینٹی جیسے ڈپارٹمنٹ ہے, میں کہوں گا دس از دا موسٹ اف ناٹ دا اونلی the most diverse in the world, کہ آپ یہاں پہ ہر ایک نیشنلٹی کے بندے آپ دیکھیں گے, ہر ریلیجن کے بندے دیکھیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی, آپ کو لمبی بات کرنے کے بجائے یہ بھی بتا دوں کہ ہماری یہاں پہ ایک فریٹرنل آرگنائزیشن ہے جو ہے مسلم آفیسر سوسائٹی, جس میں جتنے بھی لا انفورسمنٹ ہے مسلم کے, وہ ایک پلیٹ فارم میں کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ہیپن ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. اینڈ آئی کین سے ون تھنگ فار شیور کہ یہاں پہ جو اسپیشلی NYPD میں ہے, تو ایز فار ایز دا ڈپارٹمنٹ, ان کی پوری فل سپورٹ ہے ہم مسلمان کمیونٹی کے لیے بھی اور مسلمان آفیسرز کے لیے بھی. یہ کووڈ سے پہلے ہم نے یہ بھی شروع کیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک دن رمضان کے اندر افطاری بھی کمیونٹی کے لیے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کے لیے بھی افطاری کا بھی بندوبست کیا تھا. جب جمعے کا ٹائم آتا ہے, ہم نے جمعے کی پرمیشن لی ہوئی ہے تاکہ ہیڈ کوارٹر میں ہر جمعہ آفیسرز ایزیلی پڑھ سکیں. مطلب کہ وی کین کیپ آن گوئنگ اینڈ گوئنگ. اینڈ اور دوسرا, عورتوں کے لیے حجاب کی اجازت ہے, اس کا بھی ذرا ذرا اسٹرگل کر کے ذرا اس کو اپروو کروایا. داڑھی اگر مسلمان جس نے چاہتا ہے کہ داڑھی رکھنی ہے, اس کے لیے داڑھی کے لیے بھی پرمیشن ہے. تو as far as department, I think we have a full support. And like you said, that's why we have to do extra work to highlight the positive about Islam, positive about Pakistan, ताकि these images will keep on going instead of we have any بالکل, اور negative. زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. ایشوز ہائی لائٹ ہوں گے تبھی وہ حل بھی ہو پائیں گے, اور آپ جیسے لوگ اس میں بہت زیادہ ایفرٹ جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, اب خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی ایز اے مسلم, تو آپ نے بتایا کہ کیا ہے پاکستانی کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ابھی میں آپ کی تصاویر دیکھ رہی تھی, کیا جذبات تھے جب ان تک یہ خبر پہنچی, کیا ان کی جانب سے آپ کو کہا گیا, اور پھر خاص طور پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ وطن کے لیے کیسا محسوس کرتے ہیں جب پاکستان سے لوگ آپ کو کالز کر رہے ہیں, جب میرے پروڈیوسر نے آپ سے رابطہ کیا کہ جی پاکستانیوں کو فخر ہے, ہم آپ کو شو میں لینا چاہ رہے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تب کیسا فیل ہوتا ہے؟ اور جو پاکستان میں نوجوان بیٹھے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں وطن کے لیے آپ کی طرح, ان کے لیے کوئی میسیج اگر دینا چاہیں عدیل صاحب آپ؟ جی ڈیفینیٹلی, جو فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا, آپ نے جیسے ریچ آؤٹ کیا, اور بھی بڑے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے, مطلب کہ آپ جو ہے نا فیلنگ آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کتنا پراؤڈ مومنٹ آپ فیل کرتے ہو. جیسے یہاں کی کمیونٹی کے بھی دیکھ لیں, جو فارچونیٹلی آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی, وہاں پہ پولیس والے کہ آپ کے ہائی آفیشل سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے, whether when they come here, yeah, when I go to Pakistan. So pretty much everyone reached out right away to give their congratulations. And I think you cannot describe the feeling that you have, because it's a very very proud feeling, especially with the community. آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا pictures, there are already so many people upset کہ they did not come to the promotion ceremony, but unfortunately because of COVID, it was a very limited ceremony. Lekin that can tell you right there how much
community is supporting and how much community is proud of this moment. कितने भी क्यों ना मुख्तसर रहे हों, लेकिन खुशी जो है वो बिल्कुल लामहदूद है। मुझे बिल्कुल, बताइएगा आदिल कि लास्ट टाइम पाकिस्तान कब आना हुआ था आपका? जी लास्ट टाइम आई थिंक मेरे ख्याल 2 साल या ईयर एंड हाफ, ये कोविड से पहले मेरा चांस लगा था पाकिस्तान आना। अरे चलिए, अब आप मेरे साथ मौजूद हैं, वैसे तो ये खुशी का मौका है आपसे। चलिए, अच्छी बातें भी बहुत सारी हो गई। पाकिस्तान में पुलिस को लेकर कहा जाता है कि बहुत सारी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। कुछ तजावीज़ अगर आपके पास हों जो आप देना चाहें? जी ऑब्वियसली पाकिस्तान का सिस्टम और यहाँ का सिस्टम इज टोटली डिफरेंट, लेकिन पर आई जो इंटरेक्शन मेरी हुई है पाकिस्तान पुलिस वालों के साथ, वेदर इट्स लो रैंक और हाई रैंक और विच एवर रैंक यू कैन टॉक अबाउट, मैं ये कहूँगा पाकिस्तान हैज़ a lot of talent, and I think we just need to tap into that talent, and I think our Pakistani officers are very not only talented but they're willing to serve the country, is willing to serve the community. They just need an opportunity, and I think they need there has to be a reform. Obviously, Pakistan is still living, as far as police system is still in the if I'm not mistaken in the 1800s, and we have to change with the time, and I'm pretty sure they are working on making it better. But I know one thing: the Pakistani officers that I interacted with, they really care for their community, and they're willing to do anything to serve their community. बहुत बिल्कुल जी, सर्व करने का जज्बा रखते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी देते हैं, लेकिन वही आप वाली बात है कि मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा की जानी चाहिए। यहाँ पर सलाहियतों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और आप जैसे लोग जब पाकिस्तान से बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाकर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। बहरहाल आदिल राना साहब, डिप्टी इंस्पेक्टर न्यूयॉर्क हैं आप, और पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया। सेलिब्रेशन बिल्कुल बेशक महदूद रहे हों, लेकिन बात वही है कि खुशी बहुत ज़्यादा है जी, पाकिस्तान भर में भी है, वहाँ भी कम्युनिटी के अंदर है, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो पाकिस्तानी हों। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका शो में मौजूद रहने के लिए भी और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए भी। अदील साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। अदील राना से हम बात कर रहे थे जी। डिप्टी इंस्पेक्टर तैनात हो गए हैं न्यूयॉर्क में, पहले कैप्टन थे, अब तरक्की कर गए हैं, लेकिन वो जो बता रहे थे कि जो सेलिब्रेशन थी इस मौके पर वो बड़ी महदूद रही। क्यों महदूद रही? वो महदूद रही जी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन अभी हमें आपको इसके नए वेरिएंट के हवाले से आगाह करना है। बताना हमें आपको ये है कि यूरोप और जो खलीजी रियासतें हैं वहाँ तेज़ी से फैलने वाला जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो फ्रांस में एक ही दिन में साबित ये हुआ है कि यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद लोगों को मुतासर कर चुका है। सऊदी वज़ारत सेहत ने कोरोना की ताज़ा किस्म ओमिक्रॉन के मज़ीद फैलाव का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। क्रिसमस का मौका है और इस मौके पर 4500 फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गई। जर्मनी, पुर्तगाल, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड ने भी क्रिसमस के बाद नई पाबंदियाँ लगा दी हैं। बहुत सारे लोग जो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर जो कि छुट्टियाँ भी हैं, लेकिन हो क्या रहा है, सूरत हाल इतनी ज़्यादा संगीन हो गई है कि फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसे भी बंद करना पड़ रहा है। क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं इससे बचने के लिए? पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर और बात करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अपने पंजे गाड़ रही है। अब तक कमोबेश 99 ममालिक में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुहलिक वबा की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने के बाद यूरोपीय मुल्कों में फ्रांस की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है, जहां एक ही दिन में 1,04,611 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4 दिसंबर को कोरोना के मरीजों की तादाद 85,000 थी। पिछले 3 हफ्तों में ये इजाफा दुगना हो गया है। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बाद यूरोप में एक बार फिर समाजी दूरियों समेत मुख्तलिफ पाबंदियों का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर 4500 फ्लाइट्स मंसूख कर दी गयी। जर्मनी, पुर्तगाल, फिनलैंड और स्वीडन ने भी क्रिसमस के बाद नई पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के अस्पतालों में ओमिक्रॉन से मुतासर बच्चों की तादाद में 4 गुना तक इजाफा हो गया है। अस्पताल में दाखिल होने वाले बच्चों की निस्फ तादाद 5 साल से कम उम्र है और उन्हें वैक्सीन नहीं लगी। इटली, स्पेन और यूनान में एक मरतबा फिर मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है, जबकि स्पेन के शुमाली खित्ते में रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जनूबी कोरिया, नीदरलैंड, जर्मनी और आयरलैंड में कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल लॉकडाउन और मुतादिद की जानिब से समाजी फासले के इक़दामात का निफाज किया गया है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि 28 दिसंबर से निजी महफिलों में सिर्फ 10 लोगों की शिरकत की पाबंदी दोबारा नाफिज हो जाएगी, जबकि नाइट क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा हो रहा है।
लेकिन यहाँ शहरियों के अस्पतालों में दाखिल होने के रुझान में कमी है। बिल्कुल जी, फ्लाइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ये सोचा जा रहा है क्लब्स बंद कर दिए जाएं, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए जाएं, बहुत सारी जगहों पर मॉल्स बंद करने की भी बात की जा रही है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। करना हमें क्या है, अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें उन्हीं SOPs पर अमल दरामद करना है जो हमने कोविड के कोरोना के बहुत शुरू के दिनों में अपनाई थी। फासला रखना है, समाजी अपने हाथ धोने हैं, मास्क से ख़ुद को ढांपना है। लेकिन वियर्ड बात यह है कि बहुत सारी जगहों से ये भी इत्तलात आ रही है कि जो लोग घरों के अंदर बनते उनको भी ओमिक्रॉन ने पकड़ लिया। अब क्या सिचुएशन बन सकती है, इस बारे में जो खबरें आती रहेंगी, इत्तलात आती रहेंगी, यकीनन हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हमें आपको आगाह करना है जी, एक और मसले पे हमें बात करनी है। क्या मसला है? मसला यह है कि जी अमेरिका की जो रवा साल की बाइडन के सदर बनने से लेकर अब तक की खारिजा पॉलिसी है, उसके हवाले से अमेरिका के लिए ये साल काफ़ी मुश्किल और अहम रहा है। इस साल अमेरिका को कई अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी बहरानों का सामना रहा, लेकिन जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के चंद माह बाद ही अगस्त में अमेरिका के अफ़गानिस्तान से अफरा-तफ़री में किए गए इनख़ला को अमेरिका की खारिजा पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती माना जा रहा है। इस साल अमेरिकी खारिजा पॉलिसी में कैसी तब्दीलियाँ आई हैं और इस पर लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या तनकीद की जा रही है, ये सारी बातें एक पैकेज में मौजूद हैं। ये डिटेल्ड रिपोर्ट आप देखिए, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इसी पर बात करेंगे। 2021 की शुरुआत में जो बाइडन के सदर बनते ही सबसे पहले तो अमेरिका को अंदरूनी मसाइल जैसे कोरोना वबा और इससे होने वाले मुआशी नुकसान से निपटने के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनानी पड़ी। जबकि अमेरिकी सदर के इक़्तिदार में आने के एक माह बाद ही फरवरी में म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत और उसके बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे, जुलाई में हेटी के सदर का कत्ल और सूडान में अक्टूबर में होने वाली फौजी बगावत, इन बैनुल अक़वामी बहरानों में से सिर्फ चंद हैं जिनका सामना अमेरिका को करना पड़ा। लेकिन जो मसला अमेरिका के गले पड़ गया वो अमेरिका का अफगानिस्तान से अफरा तफरी में किया गया इनखला और उसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से अपनाई गई सख्त खारजा पॉलिसी है, जिसकी वजह से अब तक अमेरिका को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका का दूसरा इम्तिहान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आपदोजों के मामले पर फ्रांस के जारहाना रद्द-ए-अमल से दरपेश आया। लेकिन अमेरिकी सदर के यूरोप के दौरे और यूरोपीय ममालिक से इत्तेहाद के वादों के बाद माहिरीन के मुताबिक अब अमेरिका के फ्रांस और बाकी यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हो गए हैं। लेकिन अभी भी अमेरिकी महकमा खारजा को कई मसाइल से निपटना बाकी है, जिनमें फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी और ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे को बचाने के लिए कोशिशें शामिल हैं, जबकि शुमाली कोरिया के साथ भी मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हैं। रवा माह सदर जो बाइडन की जानिब से 100 से ज़ायद ममालिक को जमहूरियत के फरोग के लिए एक वर्चुअल इजलास बुलाना अहम कामयाबी समझी जा रही है। इस इजलास में चीन और रूस के सुदूर को मदऊ नहीं किया गया था, ताहम बाइडन दोनों ममालिक के सरबराहान से अलग अलग मुलाकात पहले ही कर चुके थे। माहिरीन के मुताबिक सदर बाइडन का सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से माहौलियात और वबाई अमराज पर बात करना, लेकिन उन्हें जमहूरी इजलास में न बुलाना अमेरिका के नजरिए की अक्कासी है। अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करता है। चीन की बढ़ती ताकत को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब रूस के सदर के मगरबी ममालिक को यूक्रेन के साथ नेटो इत्तेहाद न बढ़ाने और यूक्रेन में फौजी अड्डे खत्म करने के मुतालबे के बाद एक और बयान सामने आया है। व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक नेटो की यूक्रेन में जारहियत को रोकने के लिए सलामती की जमानतों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो रूस अपने दिफा का पूरा हक रखता है। ऐसे में अब दुनिया की नजरें अमेरिका पर लगी हैं कि वो आने वाले वक्त में इन ममालिक के हवाले से क्या नई हिकमत अमली अपनाता है। ईरान, रूस, चाइना, हर जानिब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका जो है वो अपनी खारिजा पॉलिसी की वजह से एक बड़ा महाज खोल चुका है। ख़ास तौर पर ये जो साल है या जो जिसका इख्तिताम होने वाला है अमेरिकी खारिजा पॉलिसी के हवाले से खासा मुश्किल रहा है। लेकिन अमेरिका का अफगानिस्तान से अफरा तफरी में जो इनखला है और इस हवाले से जो सख्त हिकमत अमली सामने आई है उसे इस साल की सबसे बड़ी गलती करार दिया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये हम जानेंगे। जी साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वाशिंगटन से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारड़ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। साजिद साहब आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, हुआ ये कि अफ़गानिस्तान से जब ये इनखला हुआ है बड़ा जल्दी बड़ा अफरा तफरी के अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना बनाया गया अमेरिका को,
لیکن جو چیزیں بائیڈن کے حوالے سے کہی جانی تھیں اس ساری پالیسی کو لے کر، جس طرح سے انخلا ہونا تھا، وہ ساری کی ساری تنقید جو ہے وہ تو ٹرمپ صاحب پر کر دی گئی۔ کہا یہ گیا کہ پالیسی تو جی ٹرمپ صاحب بنا کے گئے تھے کہ کیا کرنا ہے، جو بائیڈن نے تو اس کو صرف فالو کیا ہے، ایسا ہی تھا؟ دیکھیں، اس وقت امریکہ کا فارن پالیسی کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2009 سے 2017 اوباما پیریڈ کو لازمی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ٹونی بلکن جو ہے وہ اوباما کے ایڈوائزر تھے اور ایران ڈیل کے بھی وہی موجد تھے۔ اور آپ نے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھے اس وقت ان کے، اور پاکستان پہ سب سے زیادہ ڈرون اٹیک بھی اسی پیریڈ میں ہوئے تھے۔ امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ وہ سمجھ چکا تھا امریکہ کہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ چائنا کو کنٹرول کرنا اور اس کے بعد ساؤتھ چائنا سی میں۔ تو اس میں افغانستان سے نکلنا تو بالکل ٹھیک تھا، حق بجانب تھا، اور اس میں سے کچھ حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو وہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ لیکن نکلنے میں دو چیزیں ڈفرنس ضرور تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے انخلا کا طریقہ کار کچھ اور تھا، اوباما اور بائیڈن صاحب کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ اس وقت جب ٹرمپ صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے ڈائریکٹ دوحہ کے اندر، اس وقت ان کے خیالات میں یہ تھا کہ باگرام بیس کو پرماننٹ رکھیں گے، اور اس پہ طالبان ایگری کر رہے تھے۔ دوسرا ان کے سب سے بڑی جو چیز تھی ان کے انخلا کی کہ ایئر سپورٹ جو ہے وہ سب سے آخر میں بند کی جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں ہوئی۔ ایک تو باگرام بیس کو نہ رکھا گیا، اور اس کے بعد انخلا میں ایئر سپورٹ کو سب سے پہلے بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے افغان فوج کے حوصلے پست ہوئے، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ بلکہ وہاں اور دوسری کئی چیزیں آئی ہیں جو کہ امریکہ کو وہاں پہ شرمندگی کا باعث تھی، کہ گھوسٹ سولجر تھے جن کا نمبر بہت زیادہ بتائے جاتے تھے تنخواہیں لینے کے لیے، لیکن در حقیقت آن گراؤنڈ اتنے سولجر موجود نہیں تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، جس کو بعد میں الٹیمیٹلی یہاں پہ میں یہ لازمی مینشن کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا کوسچن، جس طرح آپ نے بھی کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بلیم کرنا چاہتے تھے بائیڈن صاحب جب بھی حکومت میں جب بھی آتے گئے تو انہوں نے آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر پالیسی کو چینج کر دیا تھا، کینسل کر دیا تھا۔ مثال اس کی دوں گا، پیرس اکارڈ ماحولیات پہ اور ایران کے ساتھ ریلیشن شپ، ہر چیز کو چینج کر دیا گیا۔ تو افغانستان پہ انہوں نے چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ ان کو اون کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے، آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ افغانستان سے انخلا، ساجد صاحب سوری ٹو کٹ یو، بہت معذرت قطع کلامی کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی تھی، اب میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بیٹھ کے چینجز لے کے آتا۔ وہ تو وہی بات میں ریپیٹ کروں گی کہ سارا کا سارا ملبہ تو آپ کی پارٹی پہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں وہ ہر چیز کی ڈیٹ چینج کی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کو ریورس کیا گیا، تو اس کو ریورس کیوں نہیں کیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب از دا پریزیڈنٹ، بائیڈن از دا پریزیڈنٹ۔ طالبان کا پریشر آ رہا تھا کہ اگر آپ اس ڈیٹ کو چینج کریں گے تو پھر ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پھر آج پریزیڈنٹ کون ہے؟ آج پریزیڈنٹ تو بائیڈن ہے، آج ڈونلڈ ٹرمپ تو پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ اون کس نے کرنا ہے؟ جو سٹنگ بندہ بیٹھا ہے سٹیئرنگ پہ تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے نا۔ تو ان پہ بلیم کرنا جس طرح دنیا میں ہے کہ پچھلی گورنمنٹس کو بلیم کر کے بس لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی کہ یہ پچھلا دور تھا، پچھلے قرضے تھے، پچھلی چیزیں تھی، اب اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک بھی آدمی کو ریزائن نہیں کیا، ایک بھی آرمی جنرل نے ریزائن نہیں کیا، کسی نے اس کو اون نہیں کیا، کسی کو فائر نہیں کیا گیا۔ دنیا میں اپنی گڈ ول بالکل لوز کر چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے یورپین ایلائز آپ کی طرف دیکھ کے پریشان ہیں، آپ کی وجہ سے تائیوان پریشان ہے، چائنا اور رشیا آپ کی فارن پالیسی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو بلیم کرتے رہیں گے ساری زندگی؟ ٹھیک ہے، میں بالکل اسی جانب آنا چاہ رہی تھی ساجد صاحب، جیسے آپ نے ایران کا ذکر کیا نا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کے 2018 میں ہونے والے مذاکرات منقطع جب کر دیے گئے تھے، کہہ دیا گیا تھا کہ جی اب ہمیں نہیں کرنی ہے بات، 2018 کا میں ذکر کر رہی ہوں، اب دوبارہ مذاکرات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اب تک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی بات چیت کے دور ہو چکے ہیں، اور آج سے ویانا میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بار پھر مذاکرات جاری ہوں گے، اب شروع ہوں گے دوبارہ سے۔ تو یہ بائیڈن کی جو خارجہ پالیسی ہے ایران کے حوالے سے، کیا اس میں تبدیلی ہے؟ اور ابھی آپ اس کو کیوں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ وہ تو بلکہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، جو اس کو ڈسکنٹینیو کیا تھا مذاکرات کو، یہ تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹیبل ٹاک تو اچھی بات ہے نا طارق صاحب؟ ٹیبل ٹاک بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو 2009 سے 2017 کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ اوباما صاحب کی فارن پالیسی یہ تھی، یا ان کی جو بھی تھی، وہ اپالوجیٹک پریزیڈنسی کا دور تھا، جہاں جاتے تھے اپنی تقریر اپالوجی سے شروع کرتے تھے۔ وہ دنیا میں واحد سپر پاور کا رول جو اسٹیٹس مینٹین کرنے سے قاصر تھے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ در حقیقت اس وقت امریکہ کی فارن پالیسی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو ہمارے امریکہ کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ
बराक ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है, क्योंकि इस वक्त आपने देखा होगा बाइडन साहब तो एक तो बीमार है, दूसरा उन्होंने सेकंड टर्म नहीं जाना, उनको एज फैक्टर है, अमेरिका कोविड की वजह से क्राइसिस में जा रहा है, पॉलिटिकल उनके पास कोई गुडविल मौजूद नहीं है, आधा अमेरिका समझता है कि ही इज नॉट आवर प्रेसिडेंट। तो इन हालात में फॉरेन पॉलिसी पे क्या तवज्जो देंगे? इन हालात में जब आपके यूरोपियन एलाइज आपके साथ नहीं खड़े, आप आज दुनिया में आपको जमहूरियत पे कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है कि बताने के लिए कि वी आर स्टिल डेमोक्रेटिक, तो उस इन हालात में आप ईरान की पॉलिसी को क्या डिस्कस करेंगे? ईरान आपसे किस तरह आप पे एतमाद करेगा? वो एक ट्रस्ट फैक्टर है। तो ये इस वक्त अगर देखा जाए तो ताइवान आपके हाथों से निकल रहा है, यूक्रेन में रशिया आपको थ्रेट कर रहा है। आप देखें कि ओबामा पीरियड में सीरिया में आना चाह रही हूँ, रशिया की जानिब साजिद साहब मैं आना चाह रही हूँ कि बाइडेन इंतजामिया की हुकूमत में आने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि रूस के हवाले से जो पॉलिसी वो बहुत ज़्यादा जारहाना रही है। अब यूक्रेन के मामले पे देख लें, रूस हमें ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मैं तो अटैक करना ही नहीं चाह रहा, लेकिन अमेरिका जो रूस को धमकियां दे रहा है, उसके बाद रूसी सदर पुतिन को भी कुछ ना कुछ वैसा ही लहजा इख्तियार करना पड़ा है। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है जी, आप हमें जो भी धमकी दें, जैसे भी थ्रेट करें, हम अपने मफादात से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अमेरिका क्या अपनी खारिजा पॉलिसी को तब्दील करेगा रूस के हवाले से, या फिर ये जो सर्द जंग जारी है इसमें आप समझते हैं कि नहीं, पॉलिसी चेंज होती है, नहीं होती है, किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है चीज़ें? देखिए, इस वक्त अमेरिका जो है वो फ्री फॉल पे चल रहा है, उनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जब आपका दुश्मन आपको स्टडी कर लेता है, वो पुतिन साहब ने आपको स्टडी कर लिया था सीरिया के अंदर, ओबामा साहब रेड लाइन ड्रा करते रहे और उन्होंने जाके सीरिया के अंदर नेवल बेस बना ली। तो इन चीजों को देखते हुए, पिछले माजी को देखते हुए, उन्हें पता है कि अमेरिका मर्दे बीमार है, ये कोई जंग नहीं कर सकता, लीडरशिप का फुकदान है। इनकी, हमारे बाइडन साहब की पॉपुलैरिटी 30% है पहले साल में। पहले साल के अंदर जब आपकी पॉपुलैरिटी 30% हो तो आप फॉरेन पॉलिसी के जंगों पे या अपने लोगों को, अपने एनिमीज को किस तरह थ्रेट कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही हालात हैं कि पुतिन साहब को पता है, चाइना को पता है कि आपके हालात इंटरनल बहुत खराब हैं, और वो जिस तरीके से मर्जी आपकी फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज करें, आप सकत नहीं रखते ना अपने आप को डिफेंड करने की, ना अपने एलाइज को डिफेंड करने की, और वही हालात हम सफर कर रहे हैं। बड़े इश्यूज थे ना साजिद साहब, ट्रम्प को भी तो बड़े इश्यूज थे, आए दिन वो कोई ना कोई बयान दागते रहते थे, और तो और छोड़े, ये तो उन्होंने इसको कोरोना को भी कह दिया था ये चाइना वायरस है, उस वक्त बड़ी तलखी। बिल्कुल चाइना वायरस, मैं समझता हूँ ये चाइना वायरस है। उसकी वजह ये है कि कोविड-19 ने दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दाने पे ले आया है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते थे कि अमेरिका, चाइना को इसका खर्चा उठाना चाहिए। और मेरे ख्याल में, और जिस तरीके से वुहान के अंदर जो है वो उन्होंने सही तरीके से मैनेज नहीं किया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मेरे ख्याल है चाइना शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे। और चाइना के ऊपर नहीं किया उन्होंने, तो वुहान को कुछ दिन के लिए बंद किया, वहां पे वायरस खत्म हो गया। वो तो कहते थे कि अमेरिका से नहीं संभला। नहीं, अमेरिका से नहीं संभला। संभले की वजह ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट जो है वो वुहान में जाना चाहते थे, लेकिन उनको रोक दिया गया था। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग बंद कर दी थी। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट थी। लेकिन दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपको समझ लूं साजिद तारड़ साहब कि जो अभी बाइडन ने रवैया इख्तियार कर रखा है चाइना के साथ, आप भी होते तो आप भी यही करते। चलें, किसी एक चीज पे तो आपका आपस में इत्तेफाक है, चाइना के साथ यही करना चाहिए। असल में ये बाइडन साहब की पॉलिसी नहीं है, ये हो सकता है पेंटागन की पॉलिसी हो। बाइडन साहब तो इस सकत में नहीं है कि वो किसी किस्म की भी फॉरेन पॉलिसी या कोई नई चीज को इन्फोर्स करा सके, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल मौजूद नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो तो 30% है अमेरिका के अंदर, वो क्यों चाइना को किस तरह फेस करेंगे? अरे चले मान लेते हैं उनकी पॉलिसी नहीं है, बाइडन की पॉलिसी नहीं है, पेंटागन की पॉलिसी है, ये जो भी पॉलिसी है जिसकी भी है, ये किस तरफ लेके जा रही है अमेरिका को? देखिए, होना ये चाहिए था, जिस तरीके से चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, जिस तरीके से ताइवान को थ्रेट कर रहा है, BRI बना के वो 65 कंट्रीज को अपने लपेट में लेगा। अल्टीमेटली जब दुनिया में सोल सुपर पावर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, और वो उसी तहफ़्फ़ुज़ात मेरे ख्याल में अमेरिका नीड टू बिकम मोर अग्रेसिव टुवर्ड्स इट। और लेकिन ये कि वो उनसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मर्दे बीमार है। इस वक्त अमेरिका इज क्रेविंग फॉर लीडरशिप इस वक्त मौजूद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में लीडरशिप का बैलेंस खराब हो चुका है। और ये लीडरशिप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ही देगी, और बड़ी जल्दी देगी। आप देखेंगे 2022 में रिपब्लिकन पार्टी विल कम बैक इन हाउस एंड सेनेट, और 2024 डेफिनेटली अमेरिकन रिपब्लिकन प्रेसिडेंट विल कम बैक एंड विल लीड द वर्ल्ड। नहीं तो तब तक जो कुछ बाइडन कर रहे हैं, आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ ना कुछ संभली रहेगी, अमेरिका को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा? ठीक है जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो कुछ भी नहीं कर रहे।
और इस तरीके से आप अमेरिका इज लूजिंग देयर गुडविल ऑन अ डेली बेसिस। अब मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, दुबई ने जाके यूएई ने जाके राइफल तैयारे खरीद लिए, आज सऊदी अरेबिया ने ऐलान कर दिया वो चाइना के साथ मिलकर मिसाइल बनाएंगे, इंडिया ने जाके S-400 ले लिए रूस से, तुर्की के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया है और इंडिया के ऊपर नहीं लगाया। ये दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ अमेरिका's फॉरेन पॉलिसी। अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता तो दिस वाज नॉट पॉसिबल। अमेरिका इस वक्त इज फेसिंग मेनी इश्यूज, जिनमें सबसे बड़ा एक इशू फॉरेन पॉलिसी का है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो हमारा सदर्न बॉर्डर हो, चाहे वो कोविड रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी हो। यहाँ पे 12 मिलियन लोग इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयड है और बिल्कुल हालात इस तरीके से आप सोच नहीं सकते। और इनके नजर में इनका टॉप प्रायोरिटी इज सोशलिज्म एंड दैट्स व्हाट द कंट्री इज हेडिंग। ठीक है जी, आपको सिर्फ उसमें खामियां ही खामियां नज़र आ रही हैं जो कुछ बाइडन कर रहे हैं। हल आप यही समझते हैं कि दोबारा से जी रिपब्लिकन्स अगर आ जाते हैं तो सारे मसले जो हैं अमेरिका के वो हल हो जाएंगे। बहरहाल आप जिस तरह से विश कर रहे हैं या जिस तरह से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर वैसा हो जाता है तो तब भी सिचुएशन तो देखना होगी कि क्या खारिजा पॉलिसी अपनाई जाती है। बहरहाल अभी भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो ट्रंप पे ही लगाया जाता है। जवाब आप उसका दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब, आप रहनुमा हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे जी। अमेरिका की खारिजा पॉलिसी के हवाले से हमसे बात करें तो इसी में जिक्र उन्होंने छेड़ा कुछ सऊदी अरब ही का। तो सऊदी अरब के हवाले से अगली खबर हमारे पास ये आ रही है कि खलीजी रियासतों की जो यमन में हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला है, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि अरब इत्तेहाद ने जंगजुओं के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। सऊदी इत्तेहाद के सूबा मारब में किए गए हमले में 243 जंगजू मारे गए हैं। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 24 घंटे के दौरान 42 ऑपरेशन किए गए हैं। और सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान इस मामले पर मजीद क्या राय रखते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में हमने समोई हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर गेस्ट से बात करते हैं। यमन में हौसी जंगजुओं का सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। जवाब में सऊदी इत्तेहाद की जानिब से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। सुबह मारब में किए गए हमले में 243 जंगजू मारे गए। हमलों में हौसियों की 20 फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गई। सऊदी इत्तेहाद की तर्जुमान ने दावा किया कि उन्होंने जंगजुओं के जेरे कब्जा हथियारों के गोदामों को तबाह कर दिया है। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के मुताबिक हौसी बागियों ने 2015 से शुरू होने वाली जंग में हौसी जंगजुओं ने सऊदी अरब पर 430 मिसाइल हमले किए, जबकि 851 ड्रोन हमले किए। जंगजुओं के हमलों में 59 सऊदी शहरी मारे गए। तर्जुमान का कहना है कि 2 रोज कबल सऊदी अरब पर हमलों के लिए सना एयरपोर्ट को अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हौसी जंगजुओं ने मिसाइल और ड्रोन दागा, जिसका मकसद इसके हवाई अड्डों और तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना है। इस हमले में 2 शहरी मारे गए थे। यमन जंग के नतीजे में 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसने मुल्क को इस हालत में छोड़ दिया है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान करार दिया है। बिल्कुल जी, दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान इसे करार दिया जा रहा है। यमन और सऊदी अरब के माबैन जो कुछ चल रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कहते दिखाई देते हैं कि इस मामले को टेबल टॉक के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता था, लेकिन शायद बहुत सारी क़ुव्वतें जो इसके अंदर दोनों ममालिक के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच गई है जी कि हौसी बागियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ऐसे ही एक अटैक के बाद अरब इत्तेहाद ने अब ये किया है कि जंगजुओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। इत्तलात ये आ रही हैं कि 243 जंगजू जो हैं इस दौरान मारे जा चुके हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों की हम बात करें तो 42 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा चुके हैं। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का बयान भी सामने आया है कि जी किसी तौर जो सऊदीया है उसको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और जंगजुओं को इस तरह से खुलेआम कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं करने दी जाएंगी, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी और इनका क्या नतीजा निकल सकता है, इस पर हम बात करेंगे जी। मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ख़ास तौर पर उमूर रखते हैं, बड़ी माहिराना राय रखते हैं मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक उमूर पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं आप हमारे शो के लिए। मंसूर साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ बाकायदा जो ऑपरेशन है वो उसको तेज़ कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। क्या अब हम ये समझें इस ऑपरेशन के में तेज़ी आने के बाद कि सऊदी अरब अब इन जंगजुओं के खिलाफ कोई हतमी कार्रवाई जो है अब वो करता हुआ हमें दिखाई देगा? इस कार्रवाई के बाद ये मामला जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जंगजू बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, मामला निमट जाएगा? यकीनन जी, सऊदी अरब की तरफ से एक फैसला कुन कार्रवाई जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। पिछले तकरीबन 1.5 माह से एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन इसमें जो हालिया दिनों में पिछले तकरीबन 2 हफ्तों के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई है।
جس کے نتیجے میں خاص طور پہ جو ان کا حوثیوں کا گڑھ ہے معارب کا علاقہ، اس میں بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ عرب اتحاد کے طیاروں کی گولہ باری اور بمباری جو ہے اس کے نتیجے میں ہوا ہے، اور ایک طرح سے جو ان کا بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ پوری طرح تباہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جن شہری اہداف کو وہ ایک انسانی ڈھال کے طور پہ یا اپنی جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں، خاص طور پہ ڈرون حملے سعودی عرب اس پر کرنے کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے، تو اب ان پر جو ایک موریٹوریم خود سے لگا رکھا تھا سعودی عرب نے کہ ہم ان اہداف کو نشانہ نہیں بنائیں گے، تو اب وہ اتحادی فوج نے وہ موریٹوریم جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور ان سے وہ استثناء واپس لے کر ان جیسے صنعا کا ہوائی اڈہ ہے اس کو وہ اس مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو اب صنعا کے ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد وہ اڈہ جو ہے آلموسٹ ناکارہ ہو گیا ہے، کسی قسم کی کوئی پرواز، اور اس کی مثال پچھلے دنوں دیکھنے میں آئی کہ جب وہاں پہ ایران کے جو سفیر ہیں جو کورونا میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو وہاں سے جب ایویکویٹ کیا جانا تھا تو وہ اس اڈے کے ناکارہ کیے جانے کے بعد جو ہے بہت تاخیر سے ان کی منتقلی وہاں ایران میں ہو سکی، اور اس دوران ان کی حالت بگڑ گئی جس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب اس نوعیت کی جسے کہنا ہے ڈو اینڈ ڈائی والی کیفیت جو ہے وہ یمن کے ان علاقے جہاں پہ حوثی جو ہیں وہ سرگرم ہیں وہاں پہ عرب اتحاد نے شروع کر رکھی ہے، اور یقین یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ حتمی رنگ ضرور اختیار کرے گی، کیونکہ گزشتہ 6 سالوں سے یہ قضیہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس ضمن میں جتنی بھی کوششیں سعودی عرب کی طرف سے یا خلیج تعاون کونسل کی طرف سے یا خطے کے دیگر ممالک جو اس عرب اتحاد میں شامل تھے ان کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے یا اور کوئی میڈیشن کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام جو حوثی باغیوں نے ان کو مسترد کیا اور ان کو دیوار سے دے مارا، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جو خصوصی ایلچی مقرر کیے گئے یو این کے ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا۔ تقریباً 3 جو یو این ایلچی ہیں خصوصی ایلچی وہ اس مشن میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب سعودی عرب کے پاس آخری حربہ جو ہے یا عرب اتحاد کے پاس وہ ایک حتمی فوجی کارروائی کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا نہیں تھا۔ نہیں، کوئی راستہ نہیں بچا، اور یہ ایسا جو ہے یہ حوثی باغیوں نے خود کیا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ ملک کے اندر اتنی غربت ہے، توجہ جو ہے وہ کچھ اور چیزوں پر ہونی چاہیے، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں وہاں کے، کیوں ہٹ درمی دکھائی گئی ہے حوثی باغیوں کی جانب سے؟ اور پھر جب منصور صاحب اس طرح کا بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا جاتا ہے تو سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ یہ جو یمنی جنگجو ہیں انہیں میزائل ڈرونز فراہم کون کر رہا ہے، کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کارروائی تو اصل میں ان کے خلاف ہونی چاہیے۔ جی بہت صاحب سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان حوثی باغیوں کو جنہیں سرپرستی حاصل ہے اور اس پر اقوام متحدہ کی تحقیقاتی اداروں کی تفتیش جو ہے اس کے باقاعدہ سگنیچر ثبت ہیں کہ یہ جو اسلحہ جو گولہ بارود ہے یہ مختلف اسمگلنگ کے ذریعے اور مختلف ایکسپرٹائز کے ذریعے یہ ایران جو ہے وہ اپنے توسیع پسندہ عزائم جو خطے کے حوالے سے اس کے رکھتا ہے، ایران جو ہے وہ یہ ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے۔ اور اب یہ جو ڈرون استعمال کیے جا رہے ہیں اس پر تو باقاعدہ ایرانی ساخت جو ہے وہ لکھا ہوا ہے فارسی زبان میں، اور جب یہ گرائے جاتے ہیں تو وہ میڈیا کو دکھایا جاتا ہے، اور اسی انداز سے جو بیلسٹک میزائل ہیں یہ بھی ایران ہی کے فراہم کرتا ہے، جن کو بہت جسے کہنا چاہیے وافر مقدار میں اس وقت یمنی حوثی باغی جو استعمال کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اور یہ جو ان کی ہم درمی ہے یا جو اس پورے یمن کو غربت کے باوجود وہاں پہ جو وسائل کی کمی ہے اس کے باوجود جو میدان جنگ بنا کے رکھا گیا ہے، تو یہ ایک فال آؤٹ ہے بنیادی طور پہ جو 2011 میں عرب دنیا میں عرب بہار کے نام سے ایک فنومنا اٹھا تھا، اور اس کے نتیجے میں مختلف عرب کیپٹلز میں جو ہیں وہاں کے جو مطلق العنان حکمران ہیں ان کے تختے الٹ دیے گئے تھے، اس میں یمن بھی جو ہے اس لپیٹ میں آیا تھا، اور وہاں پہ جو مطلق العنان حکمران علی عبداللہ صالح جو تھے ان کا 30 سال کے اقتدار کے بعد جب تختہ الٹا گیا تو وہاں پہ ویسے بھی یمن جو ہے ایک قبائلی سوسائٹی ہے، تو طوائف البلوکی جو ہے وہاں پہ پہلے سے ہی موجود تھی، تو اس ایک ویکیوم کو وہاں دیکھتے ہوئے ایران نے اس جگہ کو اپنا بیس کیمپ بنایا، کیونکہ یمن جو ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے حوالے سے اس کا بیک یارڈ سمجھا جاتا ہے، اور یمن کے وہ علاقے سعودی عرب کے وہ علاقے کو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، وہ خصوصی ہدف ہیں ان حوثی باغیوں کا اور ان حملہ آور طاقتوں کا، تاکہ سعودی عرب کی وہ جو سافٹ ویلی ہے اس کو اٹیک کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب سے وہ ریجنل ایجنڈا جو ایران خطے میں
جس کی تکمیل چاہتا ہے وہ مکمل کروایا جا سکے. تو یہ اس پورے جدوجہد میں، اس پورے لڑائی میں جو اس وقت شکار بن رہے ہیں، جن کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، وہ یمن کے بھوکے افلاس کے مارے ہوئے جو عوام ہیں کہ جو اس وقت بالکل قحط کی کیفیت جو ہے وہاں پہ رائج ہے. اس وقت وہاں پہ یمن کے جو حالات ہیں، ایون وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ بھی نہیں آنے دی جا رہی، اور جس انداز سے وہاں پہ ایک عبوری حکومت کو عدن میں انسٹال کیا گیا تھا، اس حکومت کو ڈے ون سے ہی انسٹیبل کرنے کے لیے سعودی عرب جو یمنی حوثی باغی ہیں انہوں نے اتنی بڑے پیمانے پہ دہشت گرد اور سبوتاج کاروائیاں کی کہ جس کے نتیجے میں یمن کا امن جو ہے وہ تاراج ہو چکا ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اس وقت بائی دا ٹائم وی اسپیک جو عرب اتحاد کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس کا بنیادی ہدف یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا جو ملٹری مائٹ ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اسلحے کو ذخیرہ کر رکھا ہے وہاں پہ، کیونکہ اس وقت جو سپلائی لائن ہے وہ عرب اتحاد کی کارروائیوں کے نتیجے میں، خاص طور پہ جو سمندری اور فضائی ناکہ بندی جو نے وہاں کر رکھی ہے اس کے نتیجے میں وہ تو متاثر ہو چکی ہے، لیکن اسلحے کو اتنے بڑے پیمانے پہ یمن میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایڈوائزرز کی ایک ایسی کھیپ پہنچا دی گئی ہے کہ جو مقامی طور پہ اس نوعیت کے ڈرونز اور اس نوعیت کا جو مہلک اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ تیار کرنے میں وہاں کے جو باغیوں کو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک جو بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک وہاں پہ حوثیوں نے تیار کر رکھا ہے اپنے اس جنگی علاؤ کو جلانے کے لیے اور اس میں مزید ایندھن ڈالنے کے لیے. تو اس کو یقیناً ایک جسے کہنا چاہیے ایک آہنی ہاتھ سے نپٹنا اس کے لیے ضروری تھا. اور اب سعودی عرب لیکن میرے خیال میں آپ اس سے بھی اگری کریں گے منصور جعفر صاحب کہ جو اس علاؤ کے اندر ایندھن ڈال رہا ہے اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اب میں چاہوں گی کہ نیکسٹ پروگرام میں ہم ضرور آپ کو دوبارہ سے زحمت دیں، اس پہ ہم مزید بات کریں کہ جو پیچھے موجود ہیں قوتیں ان کے خلاف جب تک کارروائی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں دوبارہ سے سامنے آتی رہیں گی، اس کے خلاف کارروائی زیادہ ضروری ہے. اب بہرحال بہت شکریہ. اب منصور جعفر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال خاص طور پر سعودی یمن جو تنازع ہے اس پر ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.